कुएं का जादुई हेयर बैंड। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव कैलाशपुर में काजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। काजल के पिताजी गांव के जमींदार के पास खेती किया करते थे। खेती से जो भी पैसे बनते उनसे वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। काजल की माँ जमुना एक सीधी व सरल औरत थी। जमुना घर पर रहकर ही घर के काम सारे किया करती थी। जमुना अपनी बेटी काजल से बहुत प्यार करती थी। इतनी गरीबी होने के बाद भी जमुना ने अपनी बेटी को कभी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया था। काजल जो भी अपनी माँ से मांगती जमुना उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करती। इतनी गरीबी होने के बाद भी जमुना अपनी बेटी काजल का एडमिशन गांव के एक प्राइवेट स्कूल में करा देती है। जमुना अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक वकील बनाना चाहती थी। काजल अपनी माँ का सपना सच करने के लिए दिन रात मेहनत करती और हर बार परीक्षा में प्रथम आती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु एक बार बारिश ना होने के कारण खेत की सारी फसल खराब हो जाती है और उसमें अनाज का एक भी दाना नहीं उगता। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो काजल के पिता रामू को तुरंत हवेली पर आने का संदेश भेजता है। रामू संदेश पढ़कर सीधा हवेली पहुंच जाता है। नमस्कार बाबूजी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है वह मैं करूँगा। तूने इस हफ्ते जमीन की लगान क्यों नहीं भरी? माफ कीजिए बाबूजी, वे इस बार वर्षा न होने के कारण सारा खेत सूख गया और पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगान के पूरे 10,000 अगले हफ्ते चाहिए। अब तू कुछ भी कर, वो तेरी मर्जी। माफ कीजिए बाबूजी, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? इतने सारे पैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इकट्ठे नहीं देखे। सुना है तेरी बिटिया स्कूल जाती है। जी बाबूजी, वे जमुना की जिद की वजह से हमने उसे विद्यालय भर्ती करा दिया। क्या तुझे पता नहीं था कि इस गरीबी में तू अपनी बेटी की स्कूल की फीस कहाँ से भरेगा? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने पूरे 10,000 रुपए से मतलब है। अगर पैसे टाइम से नहीं आए तो तेरी वह जमीन मैं अपने कब्जे में कर लूँगा, समझा? चल जा, तुझसे बातें करके मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। रामू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रामू घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी जमुना को बताता है। जमुना सारी बातें सुनकर बहुत निराश हो जाती है और दोनों साथ बैठकर विचार करने लगते हैं कि जमींदार के इतने सारे पैसे कहाँ से दिए जाए। तभी जमुना को एक आइडिया आता है। वो कहती है, सुनिए जी, इस संकट के समय में हमारे पास अपने पूर्वजों की जमीन को सेठ के पास गिरवी रखने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम जमीन गिरवी रखकर जमींदार के पैसे चुका देंगे। अरे जमुना, बात तो एक ही है। तू जमींदार के पैसे देने के बाद सेठ से अपना जमीन वापस कैसे लेगी? हमारे पास रोजी रोटी का एक ही तो साधन है, हमारे पूर्वजों के खेत। उसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? मैं दिन रात आपके साथ खेती के काम में आपका हाथ बटाऊंगी और जैसे तैसे हम दोनों मेहनत मजदूरी करके सेठ के पैसे चुका देंगे। अगली सुबह रामू अपनी जमीन के कागज लेकर सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे 10,000 की सख्त जरूरत थी। क्या आप मुझे 10,000 उधार देंगे? आपकी बहुत कृपा होगी। चल जा यहाँ से। कहाँ से आ गया सुबह सुबह मूड खराब करने? मैं क्या तुझे कोई गरीबों का मसीहा नजर आ रहा हूँ जब तुझे बिना किसी जमानत के 10,000 रुपए दे दूं? सेठ जी, जमानत तो मैं लाया हूँ, ये देखिए। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? बिना मतलब में मैंने तुझे इतनी खरी खोटी सुना दी। यह ले पूरे 10,000 रुपए। अगर यह रकम तूने अगले 6 महीने में नहीं चुकाई तो तेरा यह खेत मेरे हो जाएंगे। समझ गया सेठ जी। इतना कहकर रामू जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ता है। रामू जमींदार के पास जाता है और कहता है, ये लीजिए पूरे 10,000 रुपए। अब तो आप मेरी जमीन का कब्जा नहीं करेंगे ना? जमींदार इतने सारे रुपए देखकर हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, इतने सारे रुपए कहाँ से ले आया रामू? फिर जमींदार रामू से पूछता है, तू तो कह रहा था कि तूने इतने सारे रुपए एक साथ देखे भी नहीं है, तो यह रुपए क्या तूने चुरा कर लाया? नहीं मालिक, यह रुपए मैंने अपने खेत सेठ के पास गिरवी रखकर उससे 10,000 रुपए उधार लाया हूँ। अच्छा ठीक है, अब जा यहाँ से। रामू अपने घर को चल देता है और घर पहुंचकर दोनों पति पत्नी खेत में काम करने निकल जाते हैं।
इस तरह पूरे 6 महीने दिन रात मेहनत करने के बाद रामू और जमुना अच्छी फसल खड़ी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेठ और जमींदार रामू की जमीन हथियाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक रात को अपने 2 आदमी भेजकर रामू के खेत में आग लगा देते हैं। अगली सुबह रामू और जमुना जब खेत पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी सारी फसल जलकर राख हो गई है। ये सब देख रामू को कुछ समझ नहीं आता और वो दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? हमारी हरी भरी फसल जलकर राख कैसे हो गई? हमने दिन रात मेहनत करके ये फसल उगाई थी। जमुना रो ही रही थी कि तभी सेठ जी अपने आदमियों के साथ खेत पर आ जाता है। यह रोना धोना बंद करो और मेरे 10,000 रुपए निकालो अभी के अभी। सेठ जी, आप तो देख ही रहे हैं, पता नहीं कैसे हमारी पूरी फसल जलकर राख हो गई। ऐसे में इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप मेरे पैसे दे, अन्यथा यह खेत भूल जा। आज से इस खेत पर मेरा अधिकार रहेगा। रामू सेठ के आगे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप निराश होकर अपनी पत्नी के साथ घर चला जाता है। घर पर काजल अपने माता पिता का इंतजार कर रही होती है। काजल अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, आप इतना निराश क्यों नजर आ रहे हैं? खेत पर कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, सब ठीक है। वो बस ऐसा ही थोड़ा भूख लग रही थी, इसलिए आज जल्दी आ गया। काजल अपने पिताजी का व्यवहार जानती थी। वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। काजल चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। काजल अभी भी सोच रही थी कि माँ बापू इतनी चिंता में क्यों हैं। तभी काजल चुपके से सारी बातें सुन लेती है कि किस तरह सेठ और जमींदार ने मिलकर उनके खेतों पर कब्जा कर लिया है। काजल ये सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप जाकर सो जाती है। अगली सुबह काजल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तैयार होकर काजल स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुंचकर काजल हमेशा की तरह मन लगाकर पढ़ाई करती है। लंच के समय काजल अपने कुछ दोस्तों को स्पोर्ट डे फंक्शन के बारे में बात करते हुए सुनती है। रानी, तूने सुना क्या? अगले हफ्ते हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी स्पोर्ट्स डे में फर्स्ट आएगा, प्रिंसिपल सर की तरफ से उसे पूरे 10,000 रुपए इनाम में मिलेंगे। काजल उनके पास जाती है और कहती है, मुझे भी बताओ स्पोर्ट्स डे के बारे में। ये सुनकर सभी लड़कियां काजल पर हंसने लगती है। तू क्या करेगी ये सब जानकर? प्रिंसिपल सर ने स्पोर्ट डे पर एक रेस कंपटीशन रखा है। जो भी बच्चा उस रेस में फर्स्ट आएगा उसे पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन तुझे क्या, तेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है। रेस में दौड़ने के लिए अच्छे स्पोर्ट्स शूज की जरूरत पड़ती है, समझी? काजल मन ही मन उस रेस कंपटीशन में भाग लेने की सोच लेती है। काजल प्रिंसिपल रूम में जाकर रेस के लिए अपना नाम लिखवा देती है और वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। काजल अपने कमरे में जाकर सोच रही होती है, मैंने रेस कंपटीशन में अपना नाम तो लिखवा दिया, परंतु वो रेस कंपटीशन में जीतूंगी कैसे? ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और आज वो दिन भी आ जाता है जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा होता है। काजल रोज के समय पर स्कूल के लिए निकल जाती है, परंतु काजल के पास जूते ना होने के कारण वो रेस कंपटीशन के बारे में सोच रही होती है। काजल थक हार कर एक कुएं के पास पानी पीने जाती है। वो कुएं से पानी पी लेती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रुको बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ और मैं तुम्हारे परिवार के बारे में सब जानती हूँ। तुम मुझे एक समझदार लड़की नजर आती हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। तभी कुएं से एक जादुई हेयर बैंड निकलकर बाहर आ जाता है। ये लो, ये एक जादुई हेयर बैंड है और इसकी मदद से तुम अपनी जरूरत का कोई सामान मांग सकती हो। इस जादुई हेयर बैंड की मदद से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, परंतु ध्यान रहे, यह जादुई हेयर बैंड केवल सच्चे और ईमानदार लोगों की ही मदद करता है। काजल वो जादुई हेयर बैंड पहनकर स्कूल चली जाती है। अब काजल को रेस कंपटीशन में भाग लेना था। काजल अकेले में जाकर जादुई हेयर बैंड से कहती है, जादुई हेयर बैंड, मुझे अच्छे से स्पोर्ट शूज चाहिए।
काजल के इतना बोलते ही ब्रांडेड स्पोर्ट शूज काजल के पैरों में आ जाते हैं। काजल उन जूतों को पहनकर रेस में सबसे तेज दौड़ती है और जादुई हेयर बैंड और जूतों की मदद से वो पूरे 10,000 रुपए का इनाम जीत जाती है। काजल ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि अब वो पूरे 10,000 रुपए की मालकिन बन गई है। काजल घर जाकर पूरे पैसे अपने पिताजी के हाथों में दे देती है। काजल के पिता इतने सारे रुपए देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे काजल बिटिया, तुम इतने सारे रुपए कहाँ से लाई? पिताजी, ये सारे रुपए मैंने इनाम में जीते हैं। काजल अपने पिताजी को सारी कहानी सुनाती है। काजल के पिताजी काजल के इस काम से बहुत खुश होते हैं और वो सारे रुपए ले जाकर सेठ को दे देते हैं और इस तरह जादुई हेयर बैंड की मदद से काजल के पिताजी के खेत उनको वापस मिल जाते हैं और आगे से काजल को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती वो जादुई हेयर बैंड से मांग लेती थी। अब काजल और काजल के परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और काजल भी पढ़ लिख कर एक काबिल वकील बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।